Yeah, let me record it, sharing with you whiteboard, not whiteboard, I think a PDF file. I have to share with you PDF file. पोइट्री का हम लोगों ने आई थिंक आई वी हैव कवर्ड 28 क्वेश्चंस. डू यू या so to yeah, today we will take more some more questions. You will come to know ki to question number 29 you will see ki which of the following is incorrect. Dirge, monody, trinody type of elegy, Adonais, P.B. Shelley, Lycidas, Milton, in memory of W.B. Yeats, Philip Larkin. ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एलिजी एंड 29 का जो ए आंसर है वो अपनी जगह सही है कि डर्ज मोनोडी थ्रिनोडी ये सब टाइप ऑफ एलिजी हैं. एडोनाइस भी जो है पीबी शेली ने कंपोज किया है. इट्स एन एलिजी कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. एडोनाइस के कंपोजर पीबी शेली हैं, करेक्ट है. लिसीडास जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है, ये भी एलिजी है. लिसीडास was composed by John Milton in the memory of his friend एडवर्ड किंग. क्वेश्चन नंबर जो 29 का डी है वो रॉन्ग है. और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एलिजी रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन नॉट फिलिप लार्किन. तो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स क्वेश्चन नंबर 29 का जो डी मैचिंग है वह मैचिंग जो है रॉन्ग है. तो यू हैव टू राइट हियर व्हाट you have to write in memory of W.B. Yeats is written by whom? It is written by W.H. Auden. Are you getting my voice? या तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी है. एंड यू विल कम टू नो कि जो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 28 तक चले हुए थे उसको जब हमने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कराया था तो you did not get only one question but you got so many fact and information. The same pattern I am taking here today. So just telling you कि you have to go with what? You have to go with question number 29. It's about elegy and you will come to know कि यहाँ पे क्या क्या रहा है. सेकेंड पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 29 से है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एट्स इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एलजी. डब्ल्यू इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एट्स मॉडर्न एलजी का एग्जांपल है. मॉडर्न एलजी की खासियत यही होती है कि इसमें जो है जो किसी का डेथ दिखाया जाता है इट्स नॉट अ बिग लॉस इन द आई ऑफ द पोएट, इन द आई ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी की नज़र में, पोएट की नज़र में यह एक कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं माना जाता. So you will come to know कि in memory of WBS, it's an example of modern LG, and it's about whom? It's about the death of W.B. Yeats, a well-known Irish poet who got Nobel Prize for Literature in 1925. And you will come to know कि in modern LG, it is presented that the death of someone is not a big loss, and but you will come to know the people take it in a very light way. They don't think that it's a big loss for the society, for the people, या कोई बड़ा चीज इसमें हो रहा है. नो, नॉट एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. एलिजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग. सही है. एलिजी एक ऐसा गीत होता है विच इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग. The word pastoral came from Latin word pastor which refers to shepherd and shepherdess. ये भी सही है. The word sonnet came from Italian word sonetto which means a type of song. ये भी सही है. The word ballad came from the word bailari which means stationary song. ये गलत है. क्यों? कि जो बैलाड वर्ड आया बैलारे से उसका मतलब होता है मूविंग और डांसिंग सॉन्ग. आपको मैंने बताया था. तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो डी है वो रॉन्ग है. एंड व्हाट इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज कि द वर्ड बैलड केम फ्रॉम द वर्ड बैलारे. जो बैलड है वह वर्ड बैलारे से आया हुआ है.
जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब मूविंग सॉन्ग या डांसिंग सॉन्ग। एंड यू विल कम टू नो कि जो मिंस्ट्रल होते थे, जो बंजारे होते थे, दे जस्ट गॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद अ fiddle, FIDDLE. That's a musical instrument. They used to play this instrument, and not in stationary condition. Stationary का मतलब कि एक जगह रुक करके, बल्कि from one place to another place they went, they sang, they danced, and there was a musical instrument fiddle, and this was the main source of their livelihood. यही उनकी गा गा करके, नाच करके, गा करके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा करके वे भिक्षा मांगते थे, और यही उनकी जीवन का मुख्य साधन होता था। तो वो जो गीत गाते थे वो बैलेट फॉर्म में होता था, मतलब एक तरह से उसी को बैलेट कहा गया था। जब आप ट्रेडिशनल बैलेट को पढ़ेंगे तो इन ट्रेडिशनल बैलेट यू विल कम टू नो। मे आई नो कि हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस? ओके, 17 पीपल हैव ज्वाइंड अस। एक्चुअली आई वाज थिंक Okay, now 18 people, but I think if people should join us because it's a highly beneficial for everyone. And I don't think कि whether they are not getting linked, they are not getting information. जबकि अपने इस क्लास में भी more than 70 people are registered, and even टेस्ट सीरीज में भी जो है बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। I don't know why the number they are not showing their presence। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। No, actually not network, because when I took a class for the first time, when I took from 1 to 28 questions, that day I also found that there were only 18 people or 19 people, 18 or 19 people. And it's a question for everyone, whether they are preparing for GIC, TGT, PGT, all these things. Even I requested all these people कि you have to join, you have to show your presence। कितना पहले से कहते चले आ रहे थे कि टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग पीछे न रहिएगा, मतलब यू ऑल आर एक्टिव जो लोग अभी हैं, लेकिन और लोगों का नहीं समझ में आ रहा है। ओके ओके। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज द पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये सारे फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे हैव टू रिमेम्बर, या यू ऑल हैव टू रिमेम्बर कि इट्स अबाउट एलिजी एंड सोनेट, उसको लेकर के। और ज्यादातर जो इस पे बात की गई वो फॉर्म्स ऑफ द पोयम को ही लेकर के हम लोग अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? जॉन कीट्स इज नोन एज किंग ऑफ इंग्लिश ओड। सही है, कीट्स रोट टू नाइटिंग ओड टू नाइटिंगल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड ओड टू मेलंकली एंड ला वेली डेम सांस मार्टिन। ये सब उनके इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। तो व्हेन यू रीड जॉन कीट्स वी ऑल must know that these poems have been written by whom? These poems have been written by John Keats. And you will also come to know कि he John Keats is known, how John Keats is known as king of English ode. Second important point कि Keats had written these remarkable poems: Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Psyche, Ode on a Grecian Urn, and Ode to Melancholy, and La Ville Dame Sans Mercy. And remember that कि Keats belong to younger generation of romantic poets। सही है, कारण है कि romantic जो poetry है या poets हैं, they have been divided into two generations। One was the older generation in which uh, William Wordsworth, Robert Southey, and S.T. Coleridge, they all come, and in a younger generation Keats, Byron and Shelley। तो 31st का ऑप्शन सी भी सही है। जो डी है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड, ये गलत है। कीट्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसका नाम था निगेटिव कैपेबिलिटी। एंड टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय whom? टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड। या about William Wordsworth, yeah। So you will come to know कि when we talk about question number 31, तो 31 का जो डी ऑप्शन है वो गलत है। उसकी जगह पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि
ही गेव मनी यानी कीट्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ negative capability and egotistical sublime. And touchstone method was given by whom? By Matthew Arnold. Question number 32. Which of the following is mismatched? Ode to the West Wind by P.B. Shelley, Ode to Skylark by P.B. Shelley, Ode to Duty, William Wordsworth, Rhyme of the Ancient Mariner, Keats. तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी रॉन्ग है एंड द राइट आंसर इज Rhyme of the Ancient Mariner is a supernatural poem composed by S.T. Coleridge, first published in Lyrical Ballad, the first volume of Lyrical Ballad in 1798. तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो डी है वो आपका रॉन्ग है, राइट आंसर इज जो अभी मैंने आपको बताया है, एस टी कॉलेज के द्वारा कंपोज किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, सही है। इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम एंड लॉन्गर देन लिरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स की the definition of ode is it is a serious and dignified composition almost always in rhyme and longer than lyric. It is exalted in subject matter and elevated in tone and style, ये भी सही है। It is often in the form of an address and is sometimes used to commemorate the death of king and queen, यह गलत है। What should be the right answer? You will come to know क्वेश्चन नंबर 33 है, उस 33 में डी आपका क्या है? डी आपका गलत है, उसका राइट आप सोचिए। So I was telling you what I was telling. Are you getting my voice? Yeah, I was telling you कि when you define what when you define code, तो उसमें ये पूछा जा रहा है which of the following is not true. Ode is of Greek origin. It is a serious and dignified composition, almost always in rhyme and longer than lyric. ये सही है कि ओड जो सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन है, लॉन्गर देन लिरिक होता है, राइम में होता है। इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, ये भी सही है। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये भी सही, यहां तक भी इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस and is sometimes used to commemorate the death of king and queen। ये चीज क्या, ये सेंटेंस गलत है? एंड समटाइम्स यूज टू कमीमोरेट द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन, do you find in ode this line? In which poem you commemorate the death of anyone? एलिजी, एलिजी में आता है या एलिजी में, यहाँ पे जो होता है या स्पेशली इन डज, स्पेशली इन डार्ज। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ये लिखा गया है कि इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये सही है। एंड इज समटाइम्स यूज्ड टू कमीमोरेट द डेथ ऑफ किंग एंड क्वीन, ये गलत है। द डेथ ना हो करके द विक्ट्री ऑफ किंग एंड क्वीन। अगर आपको याद होगा कि ओड का एक नाम रखा गया था ट्रिम्फल ओड, TRIUMPHAL, जिसमें क्या किया गया था? ट्रिम्फल ओड इज अ टाइप ऑफ ओड इन विच वी कमीमोरेट द ट्रिम्फ, ट्रिम्फ माने विक्ट्री, द विक्ट्री ऑफ किंग ऑफ क्वीन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर थोड़ा सा जो चेंज किया गया है, ये डी का आंसर जो ये गलत है, और द करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस and is sometimes used to commemorate not the death but the victory of king and queen। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया?
किसी को कोई, या Now question number 34. In which form of poetry the poet is serious both in the choice of his subject and in the manner of its presentation? In which form of poetry the poet is serious both in the choice of his subject and in the manner of its presentation? That is ode. अगर यहाँ पर एपिक होता तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एपिक नहीं दिया है, ओड है। ओड के लिए क्या कहा गया? ओड के लिए एक सब्जेक्ट मैटर, एक ये चीज होता है कि ओड इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। इसका मतलब ओड का सब्जेक्ट मैटर भी, कंटेंट भी बहुत सीरियस होता है और उसका प्रेजेंटेशन भी क्या होता है? ग्रेट होता है। तो यू विल कम टू नो इन विच फॉर्म ऑफ पोइट्री द पोएट इज सीरियस। किस फॉर्म ऑफ पोइट्री में पोएट सीरियस है, both in the choice of its subject and in the manner of its presentation, that is what, that is ode. मॉक एपिक आपको पता है ही है कि मॉक एपिक इज पैरोडी ऑफ एपिक, रेप ऑफ द लॉक उसका एक एग्जांपल है, पहले ही बता चुके हैं। ईडल जो होता है वह क्या है? वह जो है लिटिल पिक्चर को इंडिकेट करता है। वह कोई पोयम नहीं है बल्कि क्या है? पार्ट ऑफ द पोयम है, पीसेज ऑफ द पोयम हो सकता है, या किसी पैर या किसी प्रोज पैसेज में भी कुछ ऐसी लाइनें हो सकती है जिसमें कि किसी चीज को लिटिल प्रेजेंटेशन का होता है। अ लिटिल पिक्चर, नॉट प्रेजेंट, अ लिटिल पिक्चर, छोटी सी पिक्चर। हाइकू जो है पोयम का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जो एजरा पाउंड के समय में काफी पॉपुलर हुआ था 34 में। Now the next question 35, that is what, in which form of the poem there is the theme of an important public event like a national jubilee commemoration of the founding of a great university? Do you remember in which form of the poem? पोयम के किस फॉर्म में देर इज द थीम ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक इवेंट, एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर को जो पब्लिक इवेंट से रिलेटेड होता है, लाइक अ नेशनल जुबली, जैसा कि कोई किसी चीज की नेशनल जुबली मनाना, कमीमोरेशन ऑफ द फाउंडिंग ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, किसी ग्रेट यूनिवर्सिटी का कोई नेशनल जुबली मनाना, गोल्डन जुबली मनाना, या इस तरह का चीजें आप लेते हैं। तो कौन सी पोयम है? इज इट ओड, इज इट लिरिक, इज इट सोनेट एंड इज इट बैलेट? ओड है या ओड है? दैट्स गुड। Question number 36. Which of the following is not true? Pindari code is also known as regular ode because it has set stanza form known as strophe, anti-strophe and epode. यहाँ पे इरोड आया हुआ है, वो होना चाहिए था इपोड, गलत लिखा हुआ है। ये बात पहला वाला बिल्कुल सही है। स्ट्रॉफ refers to right to left and anti-strophe from left to right, and epode stationary condition of the singers who used to sing the song। ये भी सही है, कई बार बताया जा चुका है कि जो पिंडारी कोड है उस पूरे वोड को तीन हिस्सों में बांटा जाता था, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड। राइट से लेफ्ट की ओर जब सिंगर जाते थे गाते हुए तो वह आपका स्ट्रॉफ, जब लेफ्ट से राइट की ओर आते थे एंटी स्ट्रॉफ, उसके बाद आपका क्या होता है? फिर आपका इपोड स्टेशनरी कंडीशन। तो Thomas Gray's The Progress of Poesy and The Bard are well-known example of Pindari code। ये भी सही है। The regular Pindari code was introduced by Dr. Samuel Johnson। कौन सा गलत है? इसमें क्या होना चाहिए? Who introduced it? या बेन जॉनसन। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जिन्होंने एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, कैटिलीन सीजेनस जैसे प्लेज लिखे हुए हैं, और फर्स्ट लाउरिएट पोएट रहे। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? रेगुलर ओड
वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा ना इंट्रोड्यूस करके बेन जॉनसन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इररेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस। इररेगुलर पिंडारी कोड को किसने इंट्रोड्यूस किया? अब्राहम काउले ने, जॉन ड्राइडन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, बेन जॉनसन ने। या दैट्स गुड, अब्राहम काउले ने। इन इररेगुलर पिंडारी कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम काउले। बाकी आपको पता है कि जॉन ड्राइडन फर्स्ट लाउरिएट पोएट इन द कोर्ट ऑफ first official laureate poet in the court of King Charles II. He has written All for Love that has the subtitle The World Well Lost. All these things you find अलेक्जेंडर पोप का सीधा मामला मॉक एपिक से, रेप ऑफ द लॉक से है। बेन जॉनसन के बारे में भी बात हुई ही है। Now the next question is, what is encompassing? To abuse someone, to insult someone, to underestimate someone, to admire someone. What is encompassing? ये भी वर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ये समझिए, या नो, टू एडमायर समवन, टू एडमायर, कैन एनी, क्या पिक्चर क्लियर नहीं जा रही है? या एक्चुअली में, बट हियर इट्स शोइंग कि बहुत अच्छे ढंग से नजर आ रहा। आई डोंट नो कि व्हाट द प्रॉब्लम वी हैव। इट्स, अच्छा एक्चुअली में ऐसा नहीं कि इवन द पर्टिकुलर एरिया वेयर आई एम, नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। और ये तो कानपुर से भी यहाँ बेहतर नेटवर्क रहता है जहाँ पे आज मैं हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट नो कि व्हाट द प्रॉब्लम। और हाँ, जहाँ पे भी आपको, जहाँ से भी उसको हो सके, आप वहां से उस चीज को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पर ही देखिए। हाँ, ये लिस्ट व्हाट्सएप पे पड़ी है, आप व्हाट्सएप पर भी अपने अपने देख। हाँ हाँ, ये भी चीजें कर सकते हैं आप। हाँ, आप इसका एक हेल्प ले सकते हैं कि आपके पास वो पीडीएफ फाइल ऑलरेडी व्हाट्सएप पर है, आप उसको थ्रू भी उसको ओपन करके कर सकते हैं। साउंड मेरी आपको मिल ही रही है। जी जी। सो आई वाज टेलिंग यू कि यू आर गेटिंग इट व्हाट कि आ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि व्हाट इज इनकम्पासिंग। तो इनकम्पासिंग का मतलब टू एडमायर समवन। इनकम्पासिंग रिफर्स टू हुम? इनकम्पासिंग रिफर्स टू एडमायर समवन। टू एडमायर समवन कि उसके लिए रिफर करता है। और आपको याद होगा जब ओड में मैंने बताया था तो एक चीज था कि ओड जो है क्या होता है कि सम ओड्स विच आर आल्सो नोन एज ट्रिम्फल ओड, दे आर रिटन इन द विक्ट्री टू एडमायर किंग एंड क्वींस विक्ट्री, अगर आपको याद होगा। ये वहां से इनकम्पासिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। आवाज मेरी आपको मिल रही है? ओके ओके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश मैं करता हूँ कि उसमें वो करें। बस जस्ट टेक मी वन और टू क्वेश्चंस, इसको कवर कर ले। Now the next question, that is 39. Who wrote Ode on the Intimation of Immortality? William Shakespeare,
Wordsworth, Tennyson, W. Beats. It's a very simple question. Already you know कि Ode on the Intimations of Immortality is written by William Wordsworth. इसी में एक लाइन उन्होंने बोला, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो पहले रेनबो में, सबसे पहले वो लाइन रेनबो में यूज की गई है। तो 39 की जो क्वेश्चन है उसमें आथर का नाम पूछा गया कि हु रोट ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोमोस्ट्रॉफिक, क्वेश्चन नंबर 40, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, written in a single repeated stanza, written in a double repeated stanza, written in a ट्रिपल रिपीटेड स्टैंजा, नोमोस्ट्रोफिक। यू विल कम टू नो जो नोमोस्ट्रोफिक है वो क्या होता है, जब एक स्टैंजा बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको नोमोस्ट्रोफिक कहा जाता है। रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, if one stanza is repeated and again and again, then it is known what, then it is known nomostrophic, it is known as nomostrophic। क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नंबर 41 है, या 40 का ए। 41, what is tried in Pindari code, the associative form of each stanza, the associative form of the poem, the associative form of Horatian ode, none of these। ये आपका जो होगा 41 का ए होगा। ट्राइड जो है एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ईच स्टैंजा, वो ईच स्टैंजा कौन सा था, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड। तो इन तीनों को मिला करके जो नाम दिया गया उसको क्या नाम दिया गया, ट्राइड, TRIAD। व्हाट इज ट्राइड इन पिंडारी कोड, द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ईच स्टैंजा, द एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ ईच स्टैंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 42, टेनिशन इन मेमोरियम, Walt Whitman, O Captain, My Captain, Thyrsis, Rug by Chappell and Scholar Gypsy, Matthew Arnold, William Faulkner, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed। इसका राइटर वाल्ट विट, या वाल्ट विटमैन। हाँ, 42 का डी गलत है, विलियम फॉकनर की जगह वाल्ट विटमैन आना चाहिए। तो लेट मी शेयर इट अगेन, क्योंकि मुझे 42 क्वेश्चन तक मैंने किया हुआ, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा था, तो लेट मी शेयर इट अगेन। मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, देखता हूं हो सकता है कि क्लियर नजर आए आपको। क्यों 2 दिन रुके, साफ सफाई करवाएंगे, क्या करेंगे। देखो पंखा खराब है। You will come to know कि sharing with you PDF फाइल। अब आपको कुछ नजर आ रहा है पहले से, समथिंग बेटर? बेटर क्या, अब और बताइएगा मुझे। नाउ वी हैव टेकन 40 क्वेश्चंस, हम लोगों ने 42 कवर किए थे। 42 के बाद अब बताइए 43 पर। अच्छा ओके, आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा उसके वो किया हुआ है, अब वो हो सकता है और कुछ थोड़ा सा बेहतर आपको लग रहा हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, द इडिल इज अ ग्रीक वर्ड, इट मींस, करें इडिल की क्या मतलब है, लिटिल पिक्चर, बिग पिक्चर, मिडिल पिक्चर, नन ऑफ दीज। लिटिल पिक्चर ऑलरेडी आई हैव गॉन एंड आई टोल्ड यू कि लिटिल इडिल मींस व्हाट, लिटिल पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is mismatched, idyll of the king, Enoch Arden and Dora, Tennyson, dramatic idylls, Browning, deserted village, Oliver Goldsmith, Michael Keats। So in question number 44, what do you find?
माइकल वर्ड्सवर्थ। माइकल वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is incorrect? John Dryden ode to Saint Cecilia, John Dryden Alexander Feast, फ्रांसिस थॉमसन द हांड्स ऑफ हेवन। ये फ्रांसिस थॉमसन का पूछा जा चुका है इन पीजीटी। द हांड्स ऑफ हेवन, रॉबर्ट ब्राउनिंग ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन। व्हाट डू यू फाइंड हियर? व्हाट डू यू फाइंड हियर? क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन नंबर 45 का डी रॉन्ग है। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन इज रिटन बाय whom? इट्स रिटन बाय टेनिसन। टेनिसन, इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट जनरल वेलिंगटन। बाकी सब उसमें सही है कि जॉन ड्राइडन ने ओ टू सेंट सिसिलिया लिखा, जॉन ड्राइडन का अलेक्जेंडर फीस्ट भी है, फ्रांसिस थॉमसन का द हांड्स ऑफ हेवन। 45 का डी रॉन्ग है। Which of the following is incorrect? Epic is a long narrative story in words. It has two types, traditional and literary epic. Virgil's Aeneid is an example of literary epic and Homer's Iliad primary epic. In world literature, epic has grand style and same thing is done in mock epic with serious subject matter. Yeah, yeah, D। 46 का डी इनकरेक्ट है। सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि मॉक एपिक और एपिक में फर्क यही है कि मॉक एपिक में सब्जेक्ट मैटर ट्रिवियल, माइनर, पेटी और आपका ट्रिफल सब्जेक्ट मैटर होता है। उसका ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर वह क्या हो सकता है? एपिकल हो सकता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो डी है वो भी यहां तक तो सही है कि एपिक हैज ग्रांड स्टाइल एंड सेम थिंग इज डन इन मॉक एपिक, लेकिन यहीं से गलत हो जाता है कि एंड सेम थिंग इज डन इन मॉक एपिक। मॉक एपिक में वैसा नहीं किया जाता है विद सीरियस सब्जेक्ट मैटर। नो, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? रिडिकुलस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? दांतेज डिवाइन कॉमेडी, बियोल्फ एंग्लो सैक्सन, हाइपीरियन कीट्स, सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड। ये ऑप्शन सब सही है, इसमें गलत हो गया था जी। इसमें जितने ऑप्शन है सब सही है। इस पे हमें जो लिखना चाहिए तो बियोल्फ का लिखना चाहिए था, एंग्लो नॉर्मन मुझे लिखना चाहिए था, और नॉर्मन की जगह सैक्शन आ गया है। क्योंकि मैं जो बियोल्फ है उसका टाइम पीरियड जानना चाहता था कि बियोल्फ किस टाइम पीरियड में आया था, एंग्लो नॉर्मन में आया था या एंग्लो सैक्शन में। तो एंग्लो सैक्शन में आया था, तो मुझे रॉन्ग डालना था एंग्लो नॉर्मन, तब आप करेक्ट करके बता पाते। तो इसमें सब सही है। 47 में दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा, बियोल्फ एंग्लो सैक्शन पीरियड में आया है, हाइपीरियन जो है कीट्स का वर्क है, सोहराब और रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बूर्जुआ एपिक? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीएस एलियट, जॉर्ज लुकाक्स, दांते, हेनरी फील्डिंग। जॉर्ज लुकाक्स। जॉर्ज लुकाक्स ने क्या किया है? कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? जॉर्ज लुकाक्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बुर्जुआ एपिक। बुर्जुआ एपिक। अशरफ, शोर नहीं मचाना, शोर नहीं, क्लास चल रही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु सेड द नॉवेल इज द एपिक ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज बीन अबैंडन्ड बाय गॉड? किन्होंने कहा कि जो नॉवेल है वह एपिक ऑफ द वर्ल्ड है जिसको गॉड ने जो है अबैंडन कर दिया? अबैंडन का मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया है। जॉर्ज लुकैक्स, या हु सेड किसने कहा द नॉवेल इज द एपिक ऑफ द वर्ल्ड? जो नॉवेल है एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, दैट हैज बीन अबैंडन्ड बाय गॉड, जॉर्ज लुकैक्स, सैमुअल रिचर्डसन। दैट इज जॉर्ज लुकैक्स, सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टेली नॉवेल, टीएस एलियट द वेस्टलैंड, मैथ्यू अर्नोल्ड का सोहराब एंड रुस्तम, अभी बात हुई थी।
Who wrote the Dynast, a lyrical drama? Tennyson, Arnold, Thomas Hardy, Browning. हार्डी द या हार्डी, थॉमस हार्डी। द डायनास्ट में किसके बारे में बात की गई है? द डायनास्ट में किसके बारे में बात की गई है? या कैन यू टेल मी? नेपोलियनिक वॉर, या दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई थिंक की खुशबू, इफ आई एम गेटिंग द वाइस। तो नेपोलियनिक वॉर, दैट्स गुड। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सही है। ब्राउनिंग इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, सही है। यूलिसिस वॉज रिटन बाय टेनिसन एंड माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी सही है। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? दोनों आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के ही एग्जाम्पल हैं। माई लास्ट डचेस इज अबाउट मॉडर्न ड्यूक, माई लास्ट डचेस इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। कैन यू टेल मी कि ये किसके बारे में बात की जा रही है? कौन सा गलत है? सारे ऑप्शन सही है। 51 का डी गलत है। माई लास्ट डचेस इज अबाउट इटालियन ड्यूक, नॉट मॉडर्न ड्यूक, इटालियन रिनेशा ड्यूक। अगर आपको याद होगा माई लास्ट डचेस, यू हैव गॉन इन बीएस सेकेंड ईयर, कि इन दैट पोयम द पोएट टेल्स about the nature of a duke who is a sinister, haughty, narrow-minded duke who gives a command to kill his wife because his wife is kind-hearted, generous, welcomes everyone, gives her a smile to everyone. This is why you will come to know about what? You will come to know about the nature of a duke जो इटालियन रिनेशा ड्यूक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के डी में माई लास्ट डचेस इज अबाउट नॉट मॉडर्न ड्यूक बट इटालियन रिनेशा ड्यूक। बाकी उसके ऑप्शन सब मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सही है। ब्राउनिंग इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी सही है। यूलिसिस वाज रिटन बाय टेनिसन एंड माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी सही है। माय लास्ट डचेस इज अबाउट मॉडर्न ड्यूक, नो इट्स अबाउट इटालियन रिनेशा ड्यूक। माय लास्ट डचेस इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, बिल्कुल सही है। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। माई लास्ट डचेज हीरोइक कपलेट में, वो भी रन ऑन हीरोइक कपलेट, क्लोज्ड में नहीं लिखा गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार beyond the utmost bound of human thought has been taken from which poem? Ulysses, my yeah, Ulysses, yes, that's good। यूलिसिस से लिया गया है, और यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ टेनिसन। ये जो कैरेक्टर है यूलिसिस, या होमर की ओडिसी से लिया गया है। एंड यूलिसिस वाज अ ग्रेट हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर, वहां का किंग ऑफ इथाका। वाइफ उसकी टेलीमेकर, वाइफ उसकी पेनिलोप, एंड बेटा टेलीमेकर। व्हाट डू यू मीन बाय PK? Look forward, look after, look into, look on, look at। PK means look forward। PK एक पोयम है किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड यू विल कम टू नो कि इन इट ही टॉक्स अबाउट हिज लेट वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग and has presented himself as a great warrior। I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last। Who said, किसने कहा है? I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last। Tennyson, Matthew Arnold, Browning, Hardy, T.S. Eliot, and you will come to know it was said by whom? It was said by Browning। किसने कहा है? ब्राउनिंग ने कहा। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। ये लाइन जो है ऊपर वाली पोयम प्रॉस्पिके से ही लिया गया है। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय whom? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज उठाया गया, कि अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग उठाया गया, तो उससे रिलेटेड जो पोयम्स हैं, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट और लाइनें हैं, वो सब एक जगह करके आपको बनाया गया, रखा गया, ताकि चीजें समझ में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पुर्तगीज सॉनेट? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, नन ऑफ दिस। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने पुर्तगीज सॉनेट को। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। She was also a well-known poetess of Queen in the age of Queen Victoria।
and she has written this particular beautiful collection of sonnet, that is what Portuguese sonnet. So Portuguese sonnet is written by Elizabeth Barrett Browning, wife of Robert Browning. Now question number 56, whose wife is indirectly mentioned in Prospike? किसकी वाइफ को इनडायरेक्टली जो है प्रोस्पिके में मेंशन किया गया है? ब्राउनिंग, टेनिसन, इलियट, अर्नोल्ड हार्डी। ब्राउनिंग है। ब्राउनिंग was an optimistic poet. He has written so many beautiful dramatic monologues. He is also known as king of dramatic monologues, जिसमें यूलिसिस था, नॉट यूलिसिस, माई लास्ट डचेस, प्रोस्पिके, द लास्ट नाइट टुगेदर एंड डियर डेल सार्टो। Now the next question, which type of poem has one speaker who speaks throughout the poem and other character work as a listener? Dramatic monologue, dramatic lyric, dramatic irony, interior monologue, none of these. And the right answer is dramatic monologue. I- Yeah, it's an objective form of poetry in which you find there is a single speaker who speaks throughout the poem and other character works as a listener. Monologue का मतलब ही mono means single, log माने speaker. Now the next question, which of the poem has, yeah, interior monologue is nothing at all. It's in interior monologue you will come to know कि you find only the poet or the character who is there in the form of the speaker. They reveal only what they reveal only the situation means what is occurring within their heart and mind. That is the penetration of human heart and mind. नथिंग आउटसाइड। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ इंटीरियर का ही पूरा मामला होता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटीरियर मोनोलॉग। वहां पे आउटर प्रेजेंस नहीं होता। आउटर प्रेजेंस भी इंटीरियर चीजों को दिखाने के लिए ही किया जाता है। लव सॉन्ग ऑफ जेनिफर प्रूफराग उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो जी मैडम। नहीं, ये 57 का ए, 57 का ए, 57 का ए। नाउ जो जो आप बता रही हो वो 58 में जाएगा। Which type of the poem has poet as a speaker and remaining characters as listener? Dramatic monologue, dramatic lyric, dramatic irony, interior monologue। इसमें 58 का बी होगा। बी में यही खासियत, ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में कई बार बताएं, यही खासियत है कि इन ड्रामेटिक लिरिक पोएट हिमसेल्फ इज स्पीकर एंड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट इज नॉट स्पीकर, एनी थर्ड कैरेक्टर इज स्पीकर। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। Now question number 59. Love song of Jalfred Prufrock is an example of interior monologue, dramatic monologue, dramatic lyric, dramatic irony. Love song of Jalfred Prufrock is an example of interior monologue. और अभी शिवपाल जी ये कह रहे थे कि इसको बता दीजिए। तो जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है उसमें जो है क्या करता है कि जो एक आप कह सकते हैं कि आपका जो मानसिक, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके दिल में चल चल रहा है, अंदर आपके माइंड में क्या विचारों का क्या प्रवाह है, उसी पार्टिकुलर चीज को जो है क्या करना, दिखाना, या उसी को लेकर के कोई पोयम कंपोज करना। दिस इज नोन हाउ, दिस इज नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, which of the following is incorrect? Love will Dame Sans Mercy is written by Keats. Lyrical ballad is a jointly work of S.T. Coleridge and Wordsworth, सही है। Rhyme of the Ancient Mariner is a poem of Keats. Questioning, answering structure, quatrain, stanza form, refrain, ABCB, rhyme pattern, short story in words are the basic characteristics of ballad, सही है। Ballad came from bailari which means moving song, ये भी सही है। 60 में ऑप्शन नंबर सी गलत। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम ऑफ एस.टी. कॉलेज। बाकी कुछ चीजें रिवीजन की गई, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो बैलेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस है? ला मिली डेम सांस मर्सी इज रिटन बाई कीट्स, सही है। लिरिकल बैलेट इज द जॉइंटली वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ, सही है। सी वाला गलत है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ पोएम ऑफ नॉट कीट्स बट एस.टी. कॉलेज।
60 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलाट की पूरा कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए क्वेश्चन आंसरिंग स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म, क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन्स, स्टैंजा फॉर्म। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब एक लाइन या एक शब्द या शब्द का कुछ हिस्सा बार बार रिपीट किया जाता है। एबीसीबी राइम पैटर्न होता है। शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलाट। बैलाट केम फ्रॉम बैलारे विच मीन्स मूविंग सॉन्ग, यहाँ तक सही है। क्वेश्चन नंबर 61 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एंग्लो सैक्सन कवर्स द पीरियड 450 से 1066, सही है। बियोल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक, सही है। द राइटर ऑफ बियोल्फ इज अननोन, सही है। इट इज अ टीम वर्क, सही है। इट इज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश, सही है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सही है। साइन वुल्फ वॉज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये गलत है। हाँ, साइन वुल्फ वॉज द लीडिंग पोएट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मिरेकल प्ले बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट, सही है। मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ जीसस क्रिस्ट, ये गलत है। 62 का बी इज रॉन्ग। मोरालिटी प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइटियस मीन, जो आम आदमी बहुत धर्म प्रायण जिसको कहा जाए, धर्म को फॉलो करने वाला, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें रही हैं, वो चीजें मोरालिटी प्ले से जुड़ा होता था। मिस्ट्री प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, सही है। इंटरल्यूड कॉमिक रिलीफ आर इन लैटिन बिटवीन द प्ले, सही है। एवरी मैन फर्स्ट मोरालिटी प्ले, सही है। So you will come to know कि today I have taken how many questions? Today I have taken 33 questions, क्योंकि 28 या 29 पहले किए हुए थे। So in this class we have gone with 33 questions, and again I am saying you कि जैसे ही मैं क्लास ओवर करूंगा आपको कॉपी नहीं बंद करना है। जितना मैंने रिवीजन कराया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 62 तक, पहले बैठ करके सारे क्वेश्चंस रिवीजन कर लीजिएगा, तब आप अपनी मोबाइल बंद करके रखिएगा। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन, हाँ इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो यू विल कम टू नो कि जो भी हम लोगों ने कहा है या जो भी इस पे बात हुई है, यू हैव टू फॉलो इट, कि आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू, देन यू हैव टू पुट योर मोबाइल। ओके, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम 8 बजे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, चूंकि अभी आप लोग भी मुझे लगता है कि घर पर है, मैं भी बाहर ही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है मिलेंगे, और अभी इधर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही प्रोसेस रहेगा। 1-2 दिन और करके फिर हम लोग इसे कंप्लीट करके फिर टॉपिक को कवर कराएंगे, व्हेन आई विल बी इन कॉल। ठीक हो। एंड वन थिंग, वन इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। जो नेक्स्ट टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज कराऊंगा, दैट विल बी हेल्ड ऑन 5th, नॉट 5th, आई थिंक कि 4th, 4th को संडे है, 4th को पॉसिबल है, 4th को, या ठीक है, ठीक है, मैं आफ्टरनून ही करा दूंगा। टॉपिक मैडम सब कुछ मिला हुआ रहेगा, जैसे अभी का है ऐसे ही, ज्यादातर चीजें उसमें राइटर्स भी रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज्यादा रहेगा, कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत डिटेल में नहीं रहेंगे, बट इट विल कवर 100 क्वेश्चन, 100 मल्टीपल क्वेश्चन। वो भी 100 जो मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैडम। मैडम देखिए, अब बुक जो है अभी छुट्टी कब तक हुई है? अरे ओके, तो देखिए, जो जो बुक का मामला था मैडम, कल भी मैंने बुक वो किया था। आज हो सकता है कि ऐसा, देर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आज बुक जो है, जो लड़का है जिसको पोस्ट करना था उसके पास आए। कल जो है बात हुई थी, असल में हुआ क्या है कि उनके यहाँ भी
ज्यादातर चीजें बंद है। जो कानपुर के रहने वाले वो जानते हैं कि गंगा मेला वहाँ का बड़ा वो चीजें होती है। तो जब कोई वहाँ पे जाता है या दुकानें बंद हो रही है, तो 2 तारीखों के साथ गंगा मेला का वहाँ का होली का बड़ा वो माना जाता है। तो उस वजह से जो है काफी वो लोग ये कह रहे थे, हमारे कुछ वर्कर्स चले गए हैं, अगर मैं दे पाऊंगा तो कुछ किताबें, हमने कहा कम से कम 20-25 दे दीजिए, जो मुझे अपने बच्चों को पहली लॉट भेजनी है उनको मैं भेज दूं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं, तो मैं भेजने से पहले एक बार आपको ये करूंगा, अगर आप यहाँ पे होंगी तो मैं यहीं के एड्रेस पर फिर भिजवाऊंगा जहाँ पे आप हो। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, बाकी टेक टेक केयर। हाँ, ओ, जी, जी। जी, नहीं, उसमें राइटर्स तक ही सीमित रहना है, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर में ये कभी नहीं कहा गया कि यू हैव टू गो विद द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, यू हैव टू गो विद ओनली राइटर। कारण है कि जो हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब है कि ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री का रहा है, और उसके पीछे रीजन एक, ज्यादातर राइटर्स आपके ब्रिटिश लिटरेचर के ही रहे हैं, और वो भी 64 से लेकर के, खासकर जीआईसी में 64 से लेकर के पूरा पोस्ट मॉडर्न एज तक। तो वहां पे अमेरिकन हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। उसके पीछे रीजन है कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए ठीक है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 राइटर तक ही सीमित रहना है। हाँ, 3 राइटर्स, उनके वर्क्स को लेकर के जैसे हम लोगों ने बात किया है। ठीक हो।